हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त का साइंस में केमिस्ट्री क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि इस बार जो साइंस के एग्जाम में केमिस्ट्री के महज 2 चैप्टर शामिल हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको मैंने फुल्ली आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहां आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस में केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक क्या हैं, यानी कार्बन किस तरह से हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम सारा कुछ जानेंगे, कार्बन के महत्व, कार्बन कैसे है, कैसे हमारे लाइफ में यूजफुल है, आज सारी बातों को इस चैप्टर में हम जानेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये कार्बन है क्या। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इट्स सिंबल इज सी, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन क्या होता है? बेसिकली नॉन मेटल होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होता है, ये मेटेलिक नहीं होते। ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। सब में कार्बन का होना निश्चित ही होता है, सारे में कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दोस्तों यानी देखिएगा, कार्बन हर एक लिविंग थिंग्स में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। वहीं कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, कार्बन जो है वो हर एक लिविंग थिंग्स में होता है, कोई भी हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर जगह कार्बन का होना बिल्कुल मस्ट है। विदाउट कार्बन ये चीज़ें नहीं होंगी। कार्बन जो है हमारे लाइफ में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी चीज़ें आप एडिबल करते हो यानी खाते हो, हर चीज़ में कार्बन होता है। इवन आप जितनी चीज़ पहनते हो, कॉटन, सिल्क, जूट, सब में कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि पेट्रोलियम, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, जो कुछ भी हो, सब में कोल यानी कार्बन का होना मस्ट होता है। बिना कार्बन के कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कार्बन किस तरह से हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कार्बन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। विदाउट कार्बन कुछ भी पॉसिबल हमारे लाइफ में नहीं होगा। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हर एक चीज़ में, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे पेट्रोलियम को छोड़ दीजिए, आप खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो पहनने की चीज़ें हो, सिल्क, कॉटन, जूट, हर जगह तो कार्बन का होना मस्ट है। हर जगह कार्बन पाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। कि हमने जाना कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टी। जैसे कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन जो है ना, वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये इसकी एक खासियत है। अगला पॉइंट है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंट मीन्स होती है वैलेंसी, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 4 होती है। और आप सब जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनकी वैलेंसी कहते हैं। अगर आपको वैलेंसी के बारे में और जानना है तो मैंने अपने इस चैनल पर वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल्ली डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लिंक में जा करके उस चीज़ को पढ़ करके वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंसेस है उन्हें आप बेसिकली समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा, प्लीज़ 10 मिनट का वीडियो है, वहाँ जा करके आप बैलेंस और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के डिफरेंसेस को आप जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्टडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो जान लीजिए आप, कार्बन क्या होता है? कार्बन एक टेट्रावैलेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन का एक सबसे खास गुण है सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन जो होता है ना, वो स्वतः कंबाइन हो जाता है, स्वतः एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिससे इसकी लंबी चैन, लंबी श्रृंखला बन जाती है। आपने देखा कि किस तरह से कार्बन हर एक जगह पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हर जगह कार्बन का होना, ये उसका कारण है सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला गुण। जो कार्बन सेल्फ से कंबाइन होता है, इसी गुण के कारण जो है कार्बन जो है हर जगह, कार्बन जो है वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के लिए। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है वो हमें कहाँ ऑकर होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ हम कार्बन को पाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक मैंने आपको समझाया कि आखिर कार्बन क्या होता है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इट्स सिंबल्स इज सी,
इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, इट्स वैलेंसी इज 4, सब कुछ मैंने बताया है। टेट्रावैलेंट होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बारे में मैंने बेसिकली हर वो चीज़ बता दी जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी था। अब हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन जो है ऑकर यानी कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन कैसे ऑकर होता है, कैसे पाया जाता है हमारे नेचर में, ध्यान से देखिएगा। तो कार्बन ऑकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइन स्टेट, यानी कार्बन जो है हमारे नेचर में या तो फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, या तो कंबाइन स्टेट यानी कि मिल करके किसी और के साथ कंपाउंड बना के हमारे यहाँ पाया जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्री स्टेट में कार्बन कैसे पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन ऑकर्स इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म्स। कार्बन जो है अगर मैं बात करूँ फ्री स्टेट की तो कार्बन जो है वो नेचर में मेनली 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 इज डायमंड एंड नंबर 2 इज ग्रेफाइट। अगर देखा जाए, अगर कार्बन के फ्री स्टेट की बात करें तो कार्बन हमारे नेचर में फ्री स्टेट में 2 ही फॉर्म में पाया जाता है, नंबर 1 डायमंड एंड नंबर 2 ग्रेफाइट। लेकिन कार्बन का एक और फॉर्म है जो रिसेंटली हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है, दैट इज नोन एज बकमिंस्टर फ्यूलरेन। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ इसको 3 फॉर्म नहीं कहा, मैंने इसको एक साथ नहीं लिखा। उसका बड़ा कारण है, अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन के फ्री स्टेट के मेनली फॉर्म बताइएगा तो आप बताओगे 2, डायमंड एंड ग्रेफाइट। लेकिन रिसेंटली में एक और जोड़ा गया है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्यूलरेन, यानी डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्यूलरेन। ये हो गए कार्बन के पार्ट्स, ये हो गए कार्बन के फ्री स्टेट के पार्ट्स। अगर वही बात करें कार्बन के कंबाइन स्टेट की, ये कार्बन कंबाइन स्टेट में कैसे पाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अगर कार्बन के कंबाइन स्टेट की बात करें तो वो कार्बन है वो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनता है, इसका फॉर्मूला है CO2। C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये है कार्बन का कंबाइंड स्टेट। वहीं दूसरा बात करें तो कार्बोनेट्स जैसे कि मार्बल, चौक, ये सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोनेट्स के, क्योंकि इनमें कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाता है, कंबाइन स्टेट में कार्बन का फॉर्म बनाता है। वही बात करें हम अगर फॉसिल फ्यूल की, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ जो है ये भी कार्बन के कंबाइन स्टेट के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो मेनली अगर कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आ जाए कि कार्बन के कितने फॉर्म होते हैं तो आप बताइएगा 2, फ्री स्टेट, कंबाइन स्टेट। अगर पूछे फ्री स्टेट में कितने होते हैं तो आप कहिएगा मेनली 2, डायमंड, ग्रेफाइट। लेकिन रिसेंटली एक और खोजा गया है बकमिंस्टर फ्यूलरेन। अगर बात करें कार्बन की कंबाइन स्टेट की तो आप वहाँ कहिएगा बड़े प्यार से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर बात करें फॉसिल फ्यूल की तो कोल, पेट्रोलियम। अगर बात करें कार्बोनेट्स की तो उसमें आ जाएगा चौक, मार्बल, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये है हमारा ऑकरेंस ऑफ कार्बन, जिसको हमने पढ़ा और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ इसको क्या करिएगा, नोट्स बना के अपनी तैयारी को करिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में लास्ट महीने में, जिस महीने में आपका एग्जाम हो रहा है, अगर वो चीज़ें आपके सामने अगर आ जाएंगी तो निश्चित ही आप कार्बन के बारे में अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी कर पाओगे। और अगर आपने पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रखा है, मेरे चैनल पे अच्छे से पढ़ रखा है, तो निश्चित ही आप उस चैप्टर में पूरा नंबर पाओगे। और अगर आप ये क्लासेस कंटिन्यू करते हो, जो कि मैं 4 लगातार दिन में पूरा करने वाला हूं, यानी लगातार आपको 4 क्लासेस, 4 वीडियो और ये चैप्टर होगा फिनिश, तो आपका केमिस्ट्री से एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आप केमिस्ट्री से पूरा नंबर पाओगे। वहीं मैंने फिजिक्स में भी एक चैप्टर पढ़ा रखा है, सेकेंड मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपको 10 से 12 अप्रैल तक फिनिश होता मिलेगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपके हो जाएंगे। बायोलॉजी के चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा जो कि 15 से 20 अप्रैल तक आपका लगभग फिनिश होगा, और आप अपनी साइंस को बिल्कुल अनोखा अंदाज दे पाओगे, साइंस को बिल्कुल फिनिश कर पाओगे, और साइंस में एक भी नंबर आपका मैं नहीं कटने दूंगा अगर आप क्लासेस को रेगुलर करते हो, हमारे प्रैक्टिस सेशन में आओगे, जो कि मैं 20 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूं। आपको
हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसका आप आंसर करोगे, आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा, आंसर पढ़ोगे, याद करोगे और अपनी तैयारी को मजबूत करोगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बाद वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिन्हें हमें जानना इस चैप्टर के लिए बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स ध्यान से दीजिएगा, मैं पढ़ाने वाला हूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, यानी वो जो अलग अलग प्रकार की फिजिकल फॉर्म है जिनमें एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म, वो तमाम तरह के फिजिकल फॉर्म किसी भी एलिमेंट के जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं या एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब चूंकि हम बात यहाँ कार्बन की कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट एंड नंबर 3 इज बकमिंस्टर फ्यूलरेन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरेन। तो मैंने आपको बताया है कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के वो एलोट्रोप्स हैं जिनको हम सेंचुरी से, बहुत साल पहले से जानते हैं। बट जो बकमिंस्टर फ्यूलरेन है, मैंने बताया है कि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है, हाल ही में खोजा गया है। लेकिन चूंकि ये खोजा जा चुका है तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, यहां से तो बनते आए हैं क्वेश्चन। डायमंड और ग्रेफाइट से तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहे हैं, बट बकमिंस्टर फ्यूलरेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। यानी कार्बन के एलोट्रोप्स कितने होते हैं? 3। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्राफाइट एंड नंबर 3 इज बकमिंस्टर फ्यूलरेन। निश्चित ही ये बहुत बाद में खोजा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसका भी उतना ही है जितना कि डायमंड और ग्रेफाइट का है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने जरूरी ये है उतना ही इंपॉर्टेंस ये है। तो इन तीनों को पढ़ना, समझना, इनके बारे में, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनका फिगर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में, क्या कि डायमंड की क्या स्पेशलाइजेशन है, डायमंड के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो हमें पढ़नी, समझनी और जाननी चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला डायमंड के बारे में हम जानते हैं कि आखिर डायमंड क्या होता है, डायमंड किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमंड का यूजेस क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। डायमंड जो है एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि कलरलेस होता है। डायमंड के पास कोई कलर नहीं होता। डायमंड के पास क्या होता है? कोई भी कलर नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड के पास होता क्या है? अद्भुत चमक होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है। इसी चमक के कारण डायमंड की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। इसे आप देखिएगा ऑर्नामेंट्स के रूप में लोग जो है अंगूठी के रूप में, रिंग्स के रूप में पहनते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, नेकलेस वगैरह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो होती है ना बहुत ज़्यादा चमक होती है और इस चमक का यूज करते हैं वो अपने ज्वेलरी वगैरह में, अपने बेहतरीन चीज़ों को बनाने में। तो डायमंड बेसिकली यही होता है कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है जिसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा चमक होती है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नोन। ये नेचुरल सबस्टेंस में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, इससे ज़्यादा कोई और भी कठोर पदार्थ नहीं होता है। इवन डायमंड का यूज हम ग्लास को कट करने के लिए करते हैं। ईजिली आप डायमंड से ग्लास को कट कर सकते हैं। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। कारण क्या है? क्योंकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, कठोर होता है। इनमें कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता। हर एक चीज़ एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता और फ्री नहीं होने के कारण जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दोस्तों ये रहा डायमंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कि आखिर डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड का बनावट कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ईच कार्बन एटम इन द डायमंड
क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर यही है कि इनमें जो एक कार्बन एटम होता है, हर एक कार्बन एटम जो होता है, ईच यानी कि हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 और कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, और वो चारों से लिंक्ड होते हैं, यानी हर एक कार्बन एटम जो है 4 नए कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, और जिससे कि इसकी बॉन्डिंग इतनी तगड़ी हो जाती है। और लिंक कैसे होता है? कोवैलेंट बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से ये लिंक्ड होता है, आपस में जुड़ा होता है। इसकी लिंकिंग इतनी तगड़ी हो जाती है, इसमें संबंध इतना तगड़ा हो जाता है कि इनको तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बनाता है इसको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या बनाता है? इसका स्ट्रक्चर, जो इसकी बनावट है इतनी ज़्यादा जटिल है। हर एक कार्बन एटम 4 नए कार्बन एटम से उनके 4 ऐसे जुड़ करके ये इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा हार्डेस्ट पदार्थ बना लेता है, जिसको तोड़ना, ब्रेक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखिएगा, किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक डायमंड का जो यहाँ क्रिस्टल है वो क्या है, 4 नए से जुड़ा है, और इनके 4 जो है फिर नए 4 से जुड़े हैं। तो इस तरह से ये इतना ज़्यादा जो है हार्डेस्ट अपना स्ट्रक्चर बना लेता है कि इसको ईजिली ब्रेक कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करना इनके कहीं ना कहीं इस सबस्टेंस के स्ट्रक्चर के कारण होता है। इतनी ज़्यादा इनका हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ से बिजली को कंडक्ट कराना लगभग इम्पॉसिबल होता है, यानी कि यहाँ से बिजली कंडक्ट नहीं होती है दोस्तों। तो ये रहा हमारा डायमंड के बारे में बेहतरीन जानकारी, ये रहा हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। आइए अब जानते हैं यूजेज ऑफ डायमंड। आखिर डायमंड का हम यूज कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यूजेज ऑफ डायमंड। आखिर डायमंड का यूज कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नंबर 1, डायमंड आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डायमंड का यूज हम जो है कटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी चीज़ों को काटने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा था आपसे, लाइक ग्लास कटर, ग्लास को काटने के लिए, साथ ही साथ मार्बल कटिंग, मार्बल वगैरह को भी काटने के लिए हम डायमंड्स का यूज करते हैं। नंबर 2, डायमंड्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मैंने आल्सो बता चुका है, आपको पहले ही बता चुका है कि डायमंड्स का यूज हम ज्वेलरी में रिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नंबर 3, शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आईज। यानी कि अगर डायमंड से कोई नुकीला चीज बनाया गया हो, कोई नुकीला इंस्ट्रूमेंट बनाया गया हो, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं डॉक्टर। कौन करते हैं? डॉक्टर, स्पेशली जो आई सर्जन होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं, जो आंखों के ऑपरेशन करते हैं, आंखों से कैटरेक्ट यानी मोतिया बिंद को बाहर करते हैं, मोतिया बिंद का ऑपरेशन करते हैं, वो भी जो है डायमंड से बने हुए शार्प एज टूल का यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो हम जानते हैं कार्बन का सेकेंड एलोट्रॉप्स का नाम है ग्रेफाइट। तो आइए जानते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट का यूजेस कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आखिर सेकेंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी ग्रेफाइट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ऑपिक सब्सटेंस। ग्रेफाइट जो है ग्रे और ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक एक ऑपिक सब्सटेंस है जिसका कलर ग्रेइश ब्लैक है और जिसके उस पार नहीं देखा जा सकता, बिकॉज इट इज अ ऑपिक सब्सटेंस। जहां डायमंड क्या था, ट्रांसपेरेंट था, वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट ऑपिक है। जहां बात करें डायमंड इज अ कलरलेस, वही बात करें ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक कलर। आई होप समझ रहे होंगे आप। दोनों को कंपेयर कर पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। कंपैरिजन के बाद चीज़ें बेहतर याद होंगी और आप दोनों को अच्छे से याद कर पाओगे। नंबर 2, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है डायमंड से काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। डायमंड देखा होगा आपने, डायमंड हार्डेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, इसलिए वो भारी भी होता है। वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट जो होता है वो डायमंड से काफ़ी ज़्यादा लाइटर यानी कि हल्का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लीपरी टू टच। अगर बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट जो है वो छूने में सॉफ्ट, चिकना सा होता है और टच करने में स्लिपरी सा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम होता है। वही बात करें डायमंड, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है और टच करने में स्लिपरी है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो बिजली को कंडक्ट करा सकता है बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। बिकॉज यहाँ इसके पास क्या होता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर आखिर दोनों अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के ही रूफ हैं, तो आखिर इतने ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ क्यों हैं? जहाँ डायमंड हार्डेस्ट है तो वहीं ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो वेयर एज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो वहीं क्या है, ग्रेफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का है। डायमंड जो है कलरलेस है, डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट है, तो ग्रेफाइट क्या है आपका, ऑपिक है। तो दोस्तों ये सारी जो विभिन्नताएं आ रही हैं, सारा जो अलग अलग सा इनका प्रॉपर्टीज है, वो कारण है इनके स्ट्रक्चर का, इनके बनावट का सबसे बड़ा कारण है। जहां डायमंड का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग तरह का होता है, वहीं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अलग तरह का होता है। और दोनों के स्ट्रक्चर के कारण, दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों के प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। दोस्तों जहां आपने देखा कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमंड में हर एक कार्बन एटम 4 नए कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से समझिएगा। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में जरा सा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक हार्डेस्ट है, एक सॉफ्ट है, एक क्या है ट्रांसपेरेंट है तो एक ऑपिक है, एक कलरलेस है तो एक ग्रेइश ब्लैक कलर का है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। यानी अगर एग्जाम में आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो आप बड़े प्यार से 4-5 डिफरेंसेस आप बता सकते हो। दोस्तों आइए देखते हैं आखिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। आखिर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो डायमंड के स्ट्रक्चर से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अलग होता है। बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के स्ट्रक्चर में, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के प्रॉपर्टीज़ में। आपने देख रहा है कि दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग उल्टा होता है। ठीक वैसे ही आपको दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट, ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम और शीट्स ऑफ कार्बन एटम। यानी ग्रेफाइट के क्रिस्टल में जो होते हैं ना, वो कार्बन के एटम लेयर में होते हैं या शीट में होते हैं। अभी आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, वहां आप समझ पाइएगा। पॉइंट नंबर 3, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स। यानी यहाँ क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है 3 नए कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। जैसा कि वहां क्या था, एक कार्बन एटम 4 नए कार्बन एटम से जुड़े होते थे, यहाँ एक कार्बन एटम जो है 3 नए कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि वहां 4 और यहाँ 3, तो इतना ज़्यादा अंतर तो नहीं आना चाहिए। एक हार्डेस्ट है तो एक हार्ड होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में खटक रहा होगा कि सर वहाँ 4 से जुड़ना और हार्डेस्ट हो जाना, यहाँ 4 से 1 कम यानी 3 से जुड़ना तो सॉफ्ट हो जाना, ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही होगी। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। इस फिगर में बिल्कुल प्यार से और बड़े अच्छे से समझाया गया है कि यहाँ एक कार्बन एटम 3 एटम से, ये कार्बन एटम 3 एटम से जुड़े जरूर हैं, यानी इनके बीच में यहाँ तो हार्डनेस है, लेकिन यहाँ और यहाँ ये दोनों शीट में बदल जाते हैं, अलग अलग शीट में। तो इनमें और इनमें और इनके नीचे इनमें कोई लिंकअप नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा दूरियां होती हैं, जिस वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ एक शीट में तो काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस दिख रहा है, बट एक सीट से दूसरे से तीसरे में जो ये गैप है, इन गैप के हो जाने से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अंततः ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, निश्चित ही आपको आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का यूज हम फ्रेंड्स आइए देखते हैं यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। आखिर ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नंबर 1, powdered graphite is used as a lubricant for the fast moving parts of machinery। आपने देखा होगा ना, जो गाड़ी में व्हीकल्स वगैरह में, मशीनरीज वगैरह में
लुब्रिकेंट्स डाला जाता है जिससे कि वो इजीली मूव करे, आसानी से काम करे, फ्रिक्शन कम से कम हो। तो उन जगह पे पाउडर्ड ग्रेफाइट का पाउडर बना के उनका यूज किया जाता है। नंबर 2 है क्या फ्रेंड्स, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। आपने ड्राई सेल देखा होगा, सूखी बैटरी देखी होगी, ध्यान से इस पिक को देखिएगा। तो इसके अंदर का जो ये ब्लैकिश पार्ट है, जो ना पूरा ये ब्लैक वाला लंबा सा, ये ही होता है इलेक्ट्रोड। तो ग्रेफाइट का यूज करके इलेक्ट्रोड को भी बनाया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द पेंसिल लीड्स। आपने पेंसिल देखा है, तो पेंसिल का जो लीड्स होता है, जो अंदर ब्लैक ब्लैक होता है, जिसे हम शार्प करके लिखा करते हैं, ये जो अंदर का जो ब्लैकिश पार्ट होता है, ये भी ग्रेफाइट का होता है। और ये सब के सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये सब के सब जो होते हैं बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। आपने देखा होगा पेंसिल के लीड को थोड़ा सा भी आप ज़्यादा पावर लगाते हो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और बार बार बच्चे जो है पेंसिल शार्प करके छोटी कर देते हैं, जिससे उनके कई बार पेरेंट्स उनको डांटते भी रहते हैं। तो ये है हमारा ग्रेफाइट का यूज। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपने देखा था कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलरेन। डायमंड मैंने पढ़ा दिया, ग्रेफाइट मैंने पढ़ा दिया। अब नंबर आता है बकमिंस्टर फ्यूलरेन का। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास का आखिरी 2 मिनट है जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बकमिंस्टर फ्यूलरेन। इनको आखिरी 2 मिनट में आप ध्यान से पढ़िए और कार्बन के पूरे एलोट्रॉप्स के बारे में अपनी नॉलेज को 100% पक्की बना लीजिए। फ्रेंड्स आइए देखते हैं 3rd एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो मैंने बताया कि तीसरा एलोट्रॉप्स जो है वो होता है बकमिंस्टर फ्यूलरेन। अब बकमिंस्टर फ्यूलरेन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो कई साल पहले से खोजे गए हैं, जबकि बकमिंस्टर फ्यूलरेन अभी रिसेंटली खोजा गया है। अभी भी इसकी बहुत से प्रॉपर्टीज़ का हमें पता नहीं लग पाया है। अभी भी इसके लिए इन्वेस्टिगेटेड यानी जांच जारी है। अभी भी हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चला है। ध्यान से देखिएगा, बकमिंस्टर फ्यूलरेन होता क्या है? इट कॉन्टेन्स 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें होता क्या है, कार्बन के 60 एटम आपस में ऐसे ज्वाइंट होते हैं जैसे कि कोई गोला, जैसे कि फुटबॉल देखा है आपने ना। तो इसमें होता क्या है, कार्बन के 60 एटम्स बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह, गोले बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट्स फॉर्मूला इज C60। इसका जो फॉर्मूला होता है C60 होता है, C फॉर कार्बन और 60 मीन्स 60 एटम। कार्बन के 60 एटम होने के कारण इसका फॉर्मूला क्या है, C60 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, देयर आर 20 हेक्सागन्स and 12 pentagons of carbon atoms in one molecule of बकमिंस्टर फ्यूलरेन। अगर बकमिंस्टर फ्यूलरेन के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ 20 हेक्सागन और 12 पेंटागॉन्स शेप में ये कार्बन की 60 एटम आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं। वहीं अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो बकमिंस्टर फ्यूलरेन इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल क्या होता है, सॉलिड होता है। और डार्क मीन्स एकदम ब्लैकिश सा होता है, ब्लैक कलर सा होता है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ हमने कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, बकमिंस्टर फ्यूलरेन के बारे में अच्छे से पढ़ा। और पढ़ने के बाद हमने ये पाया कि जहाँ डायमंड हार्डेस्ट है वहीं ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। वहीं अगर बात करें बकमिंस्टर फ्यूलरेन की, नाइदर टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ही ये बहुत ज़्यादा कठोर है। ये मीडियम है, दोनों के बीच का है। और अगर बात करें कि बकमिंस्टर फ्यूलरेन की और प्रॉपर्टी कैसी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो इन चीज़ों का अभी पता नहीं लग पाया है। इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टीज़ का अभी पता नहीं लग पाया है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच जारी है। जैसे ही इन चीज़ों का पता लगेगा निश्चित ही वो आपके सिलेबस में ऐड होगा, उसे आप जान पाओगे, गूगल करके आप जान पाओगे। वो करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, उसे आप बिल्कुल जानिएगा और समझिएगा। फिलहाल अभी जो जानकारी बुक में प्रोवाइड है मैंने आपको बता दिया, आप उन्हें जानें, उन्हें याद करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनके बिहाफ पे आएंगे। तो आपको अपने एग्जाम के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। तो फिलहाल अभी आपको इतना ही जानना है दोस्तों। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द यानी कि कल
मैं आपके लिए इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन एंड कंपाउंड का अगला पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली कई साल से आते हुए देखने को मिले हैं दोस्तों। फिलहाल आज के क्लासेस में इतना ही। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को सब्सक्राइब करें।